नमस्कार दोस्तों। आज हम नागरिकता पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि नागरिकता का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में भाग 2 में किया गया है और इनका उल्लेख जो है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक किया गया है। दोस्तों, ये भी आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक के जो शुरुआती अनुच्छेद जो हैं नागरिकता के संदर्भ में कुछ प्रावधान करते हैं। ये आर्टिकल्स जो हैं एक तरह से देश की आज़ादी के दौरान ही लागू हो गए थे और आज जब हम इन्हें देखते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी प्रासंगिकता या इनका महत्व जो है देश की आज़ादी के दौरान ज़्यादा था। तो हम उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम नागरिक शब्द को स्पष्ट कर लें और इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि ऐसा ऐसा क्या हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की या राष्ट्र राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे कुछ विशेष प्रकार के अधिकार मिल जाते हैं, या ऐसा क्या होता है कि किसी व्यक्ति को वो अधिकार नहीं मिलते। क्या व्यक्ति शब्द या यूँ कहूँ कि व्यक्ति की जो एक अवधारणा है वो नागरिक अवधारणा से कमतर है, या ये भी स्पष्ट हम करें या इस बात को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि क्या व्यक्ति और नागरिक में कोई अंतर होता है, व्यक्ति और नागरिक से भी बड़ी कोई अवधारणा होती है ना। इन तमाम तरह के प्रश्नों को जो है आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि अ, व्यक्ति और नागरिक में अंतर क्या होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे या पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें जो हैं और स्पष्ट होती चली जाएगी। तो दोस्तों, व्यक्ति जो होता है वो किसी भी देश का हो सकता है और जब हम नागरिक की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी राष्ट्र राज्य की नागरिकता उसे मिलती है, किसी व्यक्ति विशेष को। वो औपचारिक भी हो सकती है, वो तात्विक भी हो सकती है। जब हम औपचारिक नागरिकता की बात करते हैं तो इस बात को स्पष्ट करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को सदस्यता दे देना, मतलब उसे सदस्यता दे देना एक तरह से नागरिकता के दायरे में आ जाता है। लेकिन किसी राष्ट्र के द्वारा उस सदस्य को या यूँ कहूँ कि अपने पूर्ण सदस्य को जो नागरिक या राजनीतिक और सामाजिक अधिकार जो दिए जाते हैं या उसको प्राप्त होते हैं, वो तात्विक नागरिकता की परिभाषा में आता है या सब्स्टैंटिव सिटीजनशिप के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो विदेशी भी हो सकता है, जबकि नागरिक किसी राष्ट्र राज्य की पूर्ण सदस्यता लिए हुए होता है, जो उस राष्ट्र राज्य में अपनी निष्ठा रखता है ना, और उसके प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करता है। बदले में राज्य जो है उसे एक तरह से प्रोटेक्शन देता है ना, उसको राजनीतिक और सामाजिक, है ना, अधिकार उसको जो है राज्य वापस देता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो नागरिक हो सकता है लेकिन नागरिक व्यक्ति नहीं हो सकता। हाँ, ये बात सही है कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बनती है जिसमें किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है और वो जो नागरिक है उस नागरिक से जो भी पूर्ण नागरिक होने के अधिकार जो उसे मिल रहे थे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार जो उसे मिल रहे थे, उससे उसे वंचित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो नागरिक बन सकता है, लेकिन नागरिक जो है वो विशेष परिस्थितियों में ही व्यक्ति बन सकता है ना। तो इन दोनों में ये मुख्य अंतर है। लेकिन फिर भी इस बात को भी हम थोड़ा सा समझें कि ऐसी ऐसी क्या चीज़ है जो नागरिक को एक तरह से नागरिकता होने से एक तरह से हमें अधिकार के भाव से भर देती है, जबकि व्यक्ति शब्दावली जो है एक तरह से अधिकारों से वंचना या अधिकारों का लोप करती है, कम करती है, ह्रासित करती है। कहाँ से ये अवधारणा की शुरुआत होती है? हम लोगों को थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को एक तरह से समझना होगा दोस्तों।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि जो नागरिक होता है वो नागरिक की परिभाषा क्या है, तो आप लोग इसे पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैंने इसकी चर्चा कर ही ली है। लेकिन मैं इसके ऐतिहासिक स्वरूप पर जा रहा हूँ, इसकी पृष्ठभूमि पर जा रहा हूँ कि जब हम लोग एक पाश्विक जीवन जी रहे थे, या यूँ कहूँ कि है ना, इस प्रकृति का हिस्सा थे, और हम धीरे-धीरे सभ्यता की ओर बढ़े, है ना? और हम एक सभ्य समाज में धीरे-धीरे रहने लगे। तो ये धीरे-धीरे ही हमने अपने विकास के साथ में, है ना, एक तरह की माँग रखी होगी कि हम जो है एक नागरिक की श्रेणी में आएँ, और नागरिक होने के नाते हमें जो है कुछ अधिकार मिलें। क्या नागरिक होने का आशय अधिकार से ही था, या नागरिक होने का आशय जो है कर्तव्यों से था? तो दोस्तों इसी बात को हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम ऐतिहासिक विकास को देख रहे हैं, और आप पाएंगे कि जब जब इस मनुष्य ने मतलब पाश्विक जीवन से निकल कर के सभ्य समाज की अवधारणा का विकास किया, और सभ्य समाज की ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो हम पाते हैं कि यूनानी नगर राज्य जो है यहाँ पर सबसे पहले या शुरुआती दौर में जो है नागरिकता का विचार आता है। यूनान में, फिर रोमन में, और फिर हम इसी है ना, इन यूरोपीय क्षेत्रों से धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो पाते हैं कि नागरिकता की जो अवधारणा है वो पूरे विश्व में धीरे धीरे फैली है। तो यूनानी नगर राज्यों की जब हम बात करते हैं, तो कहा जाता है कि यहाँ पर मात्र 10% लोग जो थे वही स्वतंत्र जन की श्रेणी में आते थे, या पूर्ण नागरिक माने जाते थे। और शेष जो थे, जैसे जिनमें दास होते थे, या स्त्रियां होती थी, या अन्य देश के जो लोग होते थे, या शेष जो समुदाय बच जाता था, है ना, उन्हें जो है नागरिकता के अधिकार से या नागरिकता से वंचित रखा जाता था, है ना। और इस समय में या इस शुरुआती दौर में नागरिकता का जो आशय होता था वो ये होता था कि वो कानून का संरक्षक है। वो जो 10% लोग हैं वो नियमों की रक्षा करेंगे। और किससे करेंगे नियमों की रक्षा? ये जो शेष 90 या 90% लोग बच जा रहे हैं, इनके द्वारा किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन ना हो, इनसे कानून का संरक्षण ये 10% लोग करेंगे। तो इससे एक बात समझ में आ रही कि 10% लोग कानून का संरक्षण करेंगे, मतलब उनके कुछ कर्तव्य है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नागरिक का अर्थ जो निकल करके आ रहा है वो कानून का संरक्षक निकल करके आ रहा है। शुरुआत में ये स्थिति थी। और देखिएगा दोस्तों, जैसे कि अरस्तु जैसे महान दार्शनिक जो उस दौर में हुए हैं, उन्होंने नागरिकता को जो है शासक का विशेष अधिकार भी माना है। और उन्होंने कहा है कि नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे विचारणात्मक और न्यायिक कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। विचारणात्मक या डेलिबरेटिव को आप इस तरह से समझिएगा कि जितने भी सरकार के क्रियाकलाप होते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहीं पर समझ लीजिए कि ये 10% स्वतंत्र जन जो है, जो भी नीति बनाएंगे, नियम बनाएंगे, उनका क्रियान्वयन जो ये लोग करेंगे, उसमें सहभागिता जो व्यक्ति की होगी, वो व्यक्ति ही एक तरह से नागरिक कहलाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि फिर इस तरह से रोमन साम्राज्य में भी नागरिकता जो है सामान्य जनों को मिलने लगी, या यूं कहूँ कि युद्ध में जो लोग पराजित हो जाते थे उन लोगों को भी नागरिकता दी जाने लगी। लेकिन बात ये थी कि बस केवल स्त्रियों को इससे बाहर रखा गया। लेकिन हाँ, ये बात समझ में आ रही है कि रोमन साम्राज्य में भी जो है नागरिकता का दायरा जो है वो विस्तृत किया गया, उसका विस्तार किया गया। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि जब शुरुआती दौर की हमने बात की थी, वहां पर नागरिक का अर्थ ये था कि कानून का वो संरक्षक होगा, कानून का संरक्षक होगा। लेकिन अब जो नागरिकता का अर्थ निकाला जा रहा है, वो निकाला जा रहा है कि कानून का संरक्षक नहीं होगा कौन? नागरिक। बल्कि वो नागरिक जो है, उन नागरिकों को कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। अब नागरिकों की जो है एक तरह से रक्षा की जाएगी कानूनों के माध्यम से। तो आप समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे हम किस अवधारणा की ओर बढ़े। पहले कानून जो है वो कानून का संरक्षण किया जा रहा था, अब कानून का संरक्षण नागरिकों को प्राप्त होगा। और हम आगे बढ़ रहे हैं मध्ययुगीन यूरोप में, फिर हम बात करते हैं। जैसे मध्य युगीन यूरोप में हम बढ़े और बात करें, तो पाते हैं कि धर्म और राजनीतिक सत्ता जो है एक तरह से एकीकृत हो जाती है, और धर्म का वर्चस्व जो है एक तरह से राजनीति पर हावी हो जाता है। राजकाज के हर कार्य में धर्म जो है एक तरह से हस्तक्षेप करता है, धर्म दिशा निर्देशित करता है।
और यही वो दौर है दोस्तों जिसमें आप पाते हैं कि धर्म का बोलबाला इतना अधिक हो गया है, या इतनी अधिक रूढ़ियाँ या परंपरा जो है एक तरह से थोप दी गई है कि राजनीति जैसे शब्द या राजनीतिक जैसे अधिकार जो थे वो एक तरह से गौण हो गए हैं। और हर संस्था में, हर जगह जो है, हर क्रियाकलाप में धर्म का जो है बोलबाला है ना। और इस तरह की रूढ़िवादियाँ जिसमें ईह लोग को जो है परे रख करके पारलौकिक है ना, स्वर्ग या पारलौकिकता की जो है एक तरह से बात की जा रही है, कल्पनाओं में जो है एक तरह से जिया जा रहा है। इस तरह की कुछ रूढ़ियाँ जो हैं उस समय जो है मध्ययुगीन यूरोप में चल रही है, जहाँ पर चर्च का बोलबाला है और बहुत सारे एक तरह से आडंबर है। और इन्हीं आडंबरों और इन्हीं रूढ़ियों, इन्हीं है ना अंधविश्वासों से भरी परंपराओं के विरुद्ध जो है हम बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं। और पुनर्जागरण काल एक काल आता है ना, रेनेसांस का एक काल आता है। और उसमें लोग जो हैं एक तरह से मतलब तार्किक चिंतन की ओर आगे बढ़ते हैं। और है ना, आप पाते हैं कि यहाँ पर इस दौर में फिर वो जो नागरिकता का विचार, या यूँ कहूँ कि वो राजनीतिक विचार जो एक तरह से गौण हो चुका था मध्ययुगीन यूरोप में, वो अब फिर से प्रादुर्भावित होता है, फिर से उसका प्रादुर्भाव होता है। और लोग जो है नागरिकता के विचार को जो है एक तरह से आकर्षण का केंद्र बना लेते हैं। और आप पाते हैं कि इस पुनर्जागरण के काल में बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए, निकोलो मैकियावेली, जेम्स हैरिंगटन, जॉन मिल्टन, इन और भी दांते और तमाम तरह के यूरोप में जब आप पुनर्जागरण काल को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे कई दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने चर्च के विरुद्ध या आडंबरों के विरुद्ध या अंधविश्वासों के विरुद्ध जो है एक तरह से अपने अपनी बुद्धि, या यूँ कहूँ कि अपने तर्क जो हैं आम लोगों के समक्ष रखें। और जो उनकी पुरानी एक तरह से सभ्यता थी, या पुराना जो उनका एक तरह से यूँ कहूँ कि संस्कृति थी, उस संस्कृति के प्रति जो है एक तरह से तार्किक रूप से वो जागृत हुए। और और जो है उन्होंने नागरिकता के विचार को फिर से एक तरह से केंद्र बनाया। चूंकि नागरिकता जो है लोगों को अधिकार देने लगी थी, या यूँ कहूँ कि जब हमने पढ़ा कि मध्यकालीन यूरोप में नागरिकता का विचार जो है एक तरह से कानून के संरक्षण के संदर्भ में मिलने लगा था। तो इस तरह से जो है लोग फिर और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग राष्ट्रों में जो है एक तरह से क्रांतियां होती हैं इन्हीं आडंबरों, चूंकि यूरोप की ही कंट्रियां हैं इसमें से। हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं, है ना। ये लोग जो हैं इन आडंबरों, अंधविश्वासों, है ना, इन पारलौकिक कल्पनाओं के विरुद्ध जो है एक तरह से क्रांतियां करते हैं। और कुछ अधिकारों की मांग जो है एक तरह से उस समय के वहाँ के जो राजा हैं या जो भी जिनका भी साम्राज्य है उनसे करते हैं, उन्हें गद्दी से, राजगद्दी से हटाते हैं। और अपने अधिकारों की मांग रखते हुए एक राज्य की स्थापना करते हैं जो जो उन्हें नागरिक अधिकारों को जो है एक तरह से प्रोवाइड करवाएगा या देगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये इंग्लैंड की क्रांति या अमेरिकी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति जो है इस तरह से क्रांतियाँ हुई है। और इन क्रांतियों का जो आधार रहा है वो एक तरह से नागरिक अधिकार ही रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि हम धीरे 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 नागरिक होने का आशय ये समझ रहे हैं कि नागरिक होना मतलब उससे कुछ अधिकार मिलना होता है। और आप पाते हैं कि 19वीं शताब्दी आते आते या उदारवाद का जब इस तरह से काल आ रहा है तो हम अधिकार को कुछ प्राकृतिक अधिकारों के रूप में जो है एक तरह से परिभाषित करने लगे हैं। और यहाँ पर हम जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की मांग करने लगे हैं। और हमने राज्य का निर्माण ही जो है इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया था। तो दोस्तों ये एक तरह की पृष्ठभूमि जहाँ से नागरिकता जो है शुरुआती दौर में इस तरह से 10% लोगों को मिलती हैं, फिर जो है केवल स्त्रियों को छोड़ करके फिर दासों को, युद्ध बंदियों को, है ना, और विदेशियों को भी जो है एक तरह से नागरिकता दी जा रही है। और फिर नागरिकता का अर्थ जो है एक तरह से कानून का संरक्षक को छोड़ करके अब नागरिकों को कानून का संरक्षण प्राप्त होने लगा है। अब और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो नागरिक जो है अपने अधिकारों की मांग करने लगे हैं, है ना। और अधिकारों की मांग करने, और कौन से अधिकारों की मांग करने लगे हैं, जिसमें वो अपनी जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति की मांग वो यहाँ करने लगे हैं।
तो दोस्तों आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि व्यक्ति और नागरिकता में क्या अंतर है ना? कोई विदेशी व्यक्ति भारत से जो है एक तरह से नागरिक अधिकार की मांग करे, है ना? ये आप समझ पा रहे होंगे कि जब तक वो यहाँ का पूर्ण सदस्य नहीं बन जाता, है ना? तब तक वो नागरिकता के अधिकार जो है प्राप्त नहीं कर सकता। उसे हम जो है एक तरह से व्यक्ति मानेंगे, और यहाँ का जो पूर्ण सदस्य हैं जिसे यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लाभ मिल रहे हैं, है ना? वो यहाँ का एक तरह से नागरिक कहलाएगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पर बात करते भी हैं, जैसा कि हम आगे भी पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में जैसे अनुच्छेद 15 की हम बात करते हैं, है ना? अनुच्छेद 19 की हम बात कर लेते हैं, और फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशी व्यक्तियों को नहीं। तो दोस्तों ये नागरिक और व्यक्ति में अंतर था। एक और प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नागरिक और व्यक्ति में तो अंतर हो गया, क्या नागरिक और व्यक्ति से बढ़कर के भी कोई और अवधारणा होती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात को, कि व्यक्ति से बड़ा हम बात कर रहे हैं नागरिक अवधारणा की, और नागरिक अवधारणा से भी बड़ी एक और अवधारणा होती है जिसे हम मानवीय या मानव अवधारणा कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मानव अवधारणा जो है एक तरह से नागरिक अवधारणा से बहुत बड़ी होती है। यहाँ मानव के अधिकार कुछ होते हैं, मानव होने के नाते। मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं, चाहे इसके लिए कोई मतलब कानून उपयुक्त व्यवस्था करे या नहीं करे। लेकिन मानव अधिकारों का मतलब जो विचार है वो एक तरह से कानून से परे है। व्यक्ति का मनुष्य के रूप में जीवन लेना ही एक तरह से उसे मानवीय अधिकारों को प्राकृतिक रूप से दे देता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मानव अधिकारों का जो विचार क्षेत्र है वो एक तरह से नागरिकता की तुलना में बहुत विस्तृत है ना? मतलब हमने जब बात करते हैं कि हम सभ्य मनुष्य जो है एक तरह से अपनी तर्क बुद्धि, या यूं कहें कि अंतरात्मा जो है हमारी, उसकी प्रेरणा से हमने मनुष्य मात्र की विशेष गरिमा जो है उसको मान्यता दी है। हमें किसी कानून की आवश्यकता नहीं है ना? अगर कोई मनुष्य है ना, तो हमने उसकी गरिमा को जो है एक तरह से वैल्यू दी है ना, कि वो इंसान है, और इंसान होने के नाते जो है उसके साथ में इंसानियत का व्यवहार होना चाहिए, है ना? मतलब आप इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि जिस समाज में ज्यादा से ज्यादा मानव अधिकार जो है नागरिक अधिकारों के रूप में लोगों को दिए जाएंगे, वो राष्ट्र या वो राज्य जो है एक तरह से उतना ज्यादा एक तरह से नैतिक दृष्टि से उन्नत माना जा सकता है। तो ये बात स्पष्ट हुई कि नागरिक अधिकारों का जो आधार है वो एक तरह से नागरिकता है। लेकिन मानव अधिकारों का जो विचार है वो नागरिकताओं की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। ये एक विस्तृत और एक बड़ा एक तरह का आधार है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें सारे प्रकार के अधिकार आ जा सकते हैं। सारे प्रकार के अधिकार आ जा सकते हैं का मतलब ये कि इसमें मानव होने के नाते जो उसे अधिकार मिलते हैं उसमें नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, या यूं कहूं कि सामाजिक आर्थिक अधिकार जो हैं वो एक तरह से मानवीय अधिकारों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये हमने जो है एक तरह से व्यक्ति, नागरिक और मानव की अवधारणा को या इस पृष्ठभूमि को हमने एक तरह से समझा है। अब हम जो है एक तरह से हमारे देश के संविधान के द्वारा जो नागरिकता के संदर्भ में जो उपबंध किए जाते हैं उन उपबंधों के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, या एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है एक तरह से, इसमें हम आर्टिकल्स को ध्यान में रखेंगे, और जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में कि 5 से लेकर के अनुच्छेद 8 तक के जो अनुच्छेद जो हैं वो भारतीय संविधान के लागू होने के दौरान जो है प्रावधान नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान कर रहे थे।
तो दोस्तों, जैसे अनुच्छेद 5 की हम बात करें, ये संविधान के प्रारंभ से या प्रारंभ पर ही नागरिकता का प्रावधान करता है, और संविधान का प्रारंभ जो है वो 26 नवंबर 1949 से होता है। और आप ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, जबकि और जो शेष अनुच्छेद थे वो जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुए। पर हम यहाँ नागरिकता के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और हम पा रहे हैं यहाँ पर कि संविधान के जो प्रारंभ में नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान थे वो क्या क्या थे। यहाँ पर जो नागरिकता दी जा रही थी वो 3 आधारों पर दी जा रही थी। एक थी जन्म के आधार पर, अगर भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यक्ति जन्मा है तो उस आधार पर उसे नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, उसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है तो दी जाएगी। और तीसरा ये कि संविधान जब लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, उससे 5 वर्ष पूर्व से ही कोई भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा था। तो अनुच्छेद 5 जो है वो एक तरह से 3 आधारों पर नागरिकता की बात करता है या नागरिकता के प्रावधान करता है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान से भारत को जो प्रव्रजन करें, या यूँ कहूँ कि पाकिस्तान से जो भारत को आए जो कुछ लोग थे, उन लोगों को नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए, और इसमें भी 2 आधारों पर लोगों को नागरिकता दी गई। क्योंकि दोस्तों, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब देश भारत का जब विभाजन होने की बात जब चल रही थी, तो लोग इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके थे कि अब जो है भारत का विभाजन होगा, है ना, वो पाकिस्तान और भारत में एक तरह से विभाजित होगा। तो लोग अपनी इच्छा से जो है एक तरह से, जो पाकिस्तान में रहना चाह रहे थे वो पाकिस्तान की ओर माइग्रेट कर गए, जो भारत में रहना चाह रहे थे वो भारत में ही रहे। तो तो दोस्तों, ऐसे लोगों के संदर्भ में भी नागरिकता के प्रावधान किए गए। या यूँ कहें कि पाकिस्तान के कुछ लोग जो है भारत के राज्य क्षेत्र में रहना चाह रहे हैं, या भारत के राज्य क्षेत्र के लोग जो है पाकिस्तान में रहना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए 2 आधार रखे गए, और एक डेडलाइन दी गई कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो है ना पाकिस्तान से भारत आएगा, है ना, उस व्यक्ति को जो है एक तरह से भारतीय नागरिकता मिलेगी। और जो भी 19 जुलाई 1948 के बाद में आएगा, उसे मतलब कम से कम 6 माह जो है भारत में निवास करना होगा, और उसके बाद में जो है उसे भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की या 7 की। भारत से पाकिस्तान जो लोग गए हैं उन लोगों की नागरिकता के संदर्भ में यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे किसी राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है माइग्रेट किया हो और वापस लौट आया हो, तो ऐसे लोगों को जो है 6 माह भारत में रहना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो है उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये अनुच्छेद 7 इस तरह का प्रावधान करता है कि देश आज़ाद हो रहा था, है ना, देश आज़ाद होने वाला था, और इस दौरान कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान में वो, है ना, एक तरह से रह नहीं सके, या यूँ कहूँ कि मतलब, है ना, उन्हें जो है वहाँ पर, है ना, उनके लिए अनुकूलित नहीं रहा, तो वो वहाँ से वापस जो है भारत लौट आए। तो ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पर जो है एक तरह की ये डेडलाइन दी गई कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान गया था और वापस लौट करके आया है, उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान यहाँ अनुच्छेद 7 के तहत किया गया। अनुच्छेद 8 की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारतीय उद्भव से आशय, यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जब हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज़ादी के लिए जब हम संघर्ष कर रहे थे, तो विदेशी भूमियों पर भी रह करके क्रांतिकारियों ने जो है एक तरह से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। ऐसे लोग जो अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूरोप के कई कई दूसरे देशों में, या जैसे हम इधर बात करें दक्षिण एशियाई देशों की, तो इन देशों में या ऑस्ट्रेलिया में या जापान में जो भी एक तरह से स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे, जो कि भारतीय उद्भव या भारतीय मूल रूप से भारतीय जो लोग थे, ऐसे लोगों को या ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार या इसके संबंध में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में किए गए। तो ये जो अनुच्छेद है 5 से लेकर के 8 तक, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये देश की आज़ादी के समय या के दौरान जो है
नागरिकता के संदर्भ में उपबंध या प्रावधान करते हैं, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 9 की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 9। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, या ध्यान देने वाली बात है न होना। अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारतीय नागरिकता जो है मतलब स्वतः ही एक तरह से जो है छूट जाएगी या समाप्त हो जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके अलावा ये भी बात ध्यान देंगे आप कि नागरिकता जो है समाप्त हो जाने के या समाप्त कर देने के पीछे 3 आधार होते हैं। उनमें से एक तो ये आपने अभी पढ़ा ही आर्टिकल 9 के तहत कि जब वो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जब उसकी नागरिकता से उसे बर्खास्त कर दिया जाए किसी देश के द्वारा, है ना, मतलब जब वो इस तरह की कोई गतिविधि में संलिप्त हो जो देश विरोधी हो, राष्ट्रीय एकता या है ना, या यूँ कहूँ कि आंतरिक सुरक्षा के विरुद्ध हो, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता जो है एक तरह से बर्खास्त की जा सकती है। और ऐसे लोगों की नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है जो एक तरह से विकृत मानसिकता के हों। तो इसके अलावा मतलब हम बात कर रहे हैं कि 3 आधार जो हैं एक तरह से नागरिकता समाप्त कर देने के होते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 10 की बात करें, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकार आपके बने रहेंगे, जो भी नागरिक अधिकार हैं आपके वो बने रहेंगे, लेकिन इन सभी को बने रहने के जो उपबंध हैं वो संसद एक तरह से कर सकेगी, है ना। अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह के मामले में या किसी अन्य मामले में अगर अगर वो संलिप्त है तो उसकी जो है एक तरह से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये अधिकार संसद के पास में है। अनुच्छेद 11 की बात करें, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों या अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मतलब यही बात है कि नागरिकता के जो अधिकार हैं वो जो विधि को एक तरह से लागू किया जाएगा या विनियमित किया जाएगा, वो संसद एक तरह से कानून बना करके ये चीज़ जो है लेकर के आ सकती है ना। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है वो एक तरह से संसद को है, और संसद के अधीन जो है ये काम गृह मंत्रालय देखता है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे, जो या यूँ कहूँ कि प्रमुख आर्टिकल्स थे जो हमने नागरिकता के संदर्भ में पढ़े, जो नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान करते हैं। और ये जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर ही रहा हूँ कि आर्टिकल 5, 6, 7 एक्ट जो हैं एक तरह से मुख्य रूप से भारत की आज़ादी के साथ ही लागू होते हैं, और इस बात का उल्लेख जो है आर्टिकल 394 में दे रखा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात ये आती है कि वर्तमान में क्या परिदृश्य है हमारे देश की नागरिकता के संदर्भ में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में एक तरह से लागू किया गया। ये तो देश की आज़ादी के समय में हमने आर्टिकल 5, 6, 7, 8 की बात कर ली, लेकिन 1955 में नागरिक अधिनियम लेकर के आया गया और 5 आधार पर जो है एक तरह से लोगों को नागरिकता यहाँ की दी जाने लगी। 5 आधार क्या थे नागरिकता के भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। तो ध्यान देने वाली बात है कि नागरिकता के जो 5 आधार थे वो 5 आधार इस तरह से थे। हमने जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर जो है हमने एक तरह से नागरिकता के प्रावधान किए। हम इन्हें एक एक करके समझने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जन्म के आधार पर हमारे यहाँ पर नागरिकता एक तरह से प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत के भूभाग में अगर जन्म लेता है तो उसे नागरिकता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 1986 में जो है एक तरह से इसमें परिवर्तन किया गया। इसमें परिवर्तन ये किया गया कि केवल जन्म लेने के आधार पर ही नहीं, कि जन्म ही अगर व्यक्ति ने ले लिया तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। दोस्तों समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्यटक हमारे यहाँ पर आया, देश में आया, और मान लीजिए कि इस दौरान जो है उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, तो इस आधार पर वो यहाँ की नागरिकता अर्जित कर ले, ये थोड़ा सा एक तरह से यूँ कह सकते हैं आपकी ये एक तरह से कमी रही, है ना, कि हम इस तरह से किसी को नागरिकता नहीं दे सकते। इसलिए हमने 1986 में जो है इस बात को रखा कि भारत के माता पिता, मतलब ये होना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ की नागरिकता लेना चाह रहा है उसके माता पिता भारतीय होने चाहिए, वो भारत के हुए हों या है,
इस तरह की बात जो है एक तरह से रखी गई। इसके बाद में 2003 में भी वापस इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन ये किया गया कि माता पिता के आधार पर, जब आपने कहा कि उनके माता पिता भारत के होने चाहिए, और उनसे जो बच्चा यहाँ जन्म लेगा उसको हम भारत की नागरिकता देंगे, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विदेशों से कोई भी जैसे पाकिस्तान से या कहीं से भी कोई यहाँ पढ़ने आ रहा है, मान लीजिए कि पढ़ने के नाम पर वो आए हैं और उन्होंने यहाँ पर शादी कर ली है, और उसके बाद बाद में मतलब संतान को जन्म दिया है, और इस आधार पर वो जो है एक तरह से भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करें, और इस आधार पर उन्हें नागरिकता मिल जाती थी। तो इसमें फिर एक तरह से परिवर्तन करना पड़ा, चूंकि एक तरह से है ना, इसमें एक तरह से गलत मंशा से भी जो है लोग आ सकते थे यहाँ पर, और वो इस तरह से यहाँ पर शादी करके बच्चे को जन्म दे करके है ना, वो यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो इसमें हमने और इसको थोड़ा सा कठोर किया, और हमने यहाँ पर बात रखी कि जो माता पिता हैं उनके वैध दस्तावेज जो हैं, है ना, झूठे दस्तावेज नहीं, वैध दस्तावेज के आधार पर उन्हें नागरिकता दी जाए। फिर आगे हम बात करते हैं, ये तो हमने जन्म के आधार पर नागरिकता किस तरह से मिलेगी ये बात की, और जन्म के आधार पर नागरिकता के संदर्भ में हमने 2 बार जो है एक तरह से संशोधन किए किए 1986 में और 2003 में। आगे हम बात कर रहे हैं वंश के आधार पर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर कि उनके पिता या पितामह या पितामही कोई भी अगर यहाँ भारत का अगर रहा है, पहले अगर भारत का रहा है, तो वो इस आधार पर जो है एक तरह से नागरिकता एक तरह से यहाँ की ले सकता है। और वंश के आधार पर जो हम बात करते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि वंश जो है एक तरह से पिता से चलता है, और यहाँ केवल शब्द वंश के आधार पर नागरिकता के देने के संदर्भ में शब्द लिखा हुआ था। तो इसमें 1992 में फिर एक तरह से परिवर्तन करना पड़ा, और पिता के नाम के आधार पर जो है एक तरह से बच्चे को जो है नागरिकता मिल रही थी, अब उसमें हमने माता शब्द भी जोड़ दिया। क्योंकि आप लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी भारतीय महिला ने अगर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से अगर शादी कर ली, विवाह कर लिया, तो क्या उसकी संतान को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी? क्योंकि उसका वंश जो है वो एक तरह से पाकिस्तान से चलेगा, उसके पिता जो हैं पाकिस्तान के हैं, जबकि माता जो है एक तरह से भारत की है। तो ये भी यहाँ पर एक तरह से कमी रही कि हमने वंश के आधार पर नागरिकता देने की बात कही थी, लेकिन वंश पिता के नाम से चलता है या उनके दस्तावेज से चलता है, इसलिए हमने यहाँ पर माता शब्द को भी जोड़ा 1992 में। तो ये पा रहे हैं आप कि यहाँ पर एक संशोधन वंश के आधार पर नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान करता है वहां पर भी किया गया। फिर हम बात करते हैं कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता यहाँ पर दी जाती है। पंजीकरण मतलब यही कि कोई व्यक्ति यहाँ पर विवाह कर लेता है, या यूं कहूँ कि 7 वर्ष तक वो यहाँ पर निवासरत रहता है, तो ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा करके या उनका पंजीकरण करके भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। आगे हम बात करें देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर मतलब हमारे देश में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति, है ना, या दूसरा यूं कहूँ कि वो कला या विज्ञान में पारंगत व्यक्ति, है ना, 10 वर्ष तक वो अगर यहाँ पर रहा है ना, तो ऐसी इन 3 फॉर्मेलिटीज को पूरा करने वाला व्यक्ति जो है एक तरह से भारतीय नागरिकता जो है एक तरह से ले सकता है, कि अब वो जो है भारत में घुल मिल गया है, यहाँ पर रम गया है, और है ना, वो एक तरह से इस देश में निष्ठा रखता है। तो इस आधार पर जो है उस व्यक्ति को एक तरह से नागरिकता दी जा सकती है। फिर आगे हम बात करते हैं अर्जित भूमि के आधार पर। भारत अगर किसी भी भूभाग को अगर भारत में मिला लेता है, तो उस भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या जो है ना, लोग जो हैं वो स्वतः ही भारत की नागरिकता की श्रेणी में आ जाएंगे। इसमें आप दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आप सिक्किम को ले सकते हैं। सिक्किम जो है एक तरह से 1975 की हम बात कर रहे हैं, है ना, 35वां और 36वां संविधान संशोधन होता है। 35वें संविधान संशोधन के तहत हम उसे सह राज्य का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो स्वेच्छा से भारत में मिलना चाह रहा है। और फिर हम 36वें संविधान संशोधन, है ना, 1975 में ही एक तरह से उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं।
और इस तरह से वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो लोग थे सिक्किम के, वो सिक्किम के लोग स्वतः ही जो है एक तरह से भारतीय नागरिकता पा जाते हैं। या यूँ कहूँ कि अभी 2015 में जब एक भूमि या भूभाग का जब हस्तांतरण हुआ, तो आप पाएंगे कि इन भूभाग पर भी रहने वाले लोगों का स्वतः ही एक तरह से है ना, भारत का नागरिक हो जाना एक तरह से सुनिश्चित हो जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी 2015 में भारत सरकार ने बांग्लादेश और भारत के कुछ एनक्लेव्स को लेकर के या भूखंडों को लेकर के हस्तांतरण किया था, आदान प्रदान किया था, है ना, जिसमें लगभग 162 जो है एक तरह से एनक्लेव्स थे या भूखंड थे, है ना, जिसमें हम बात करते हैं कि 111 भूखंड जो हैं भारत में थे बांग्लादेश के, और 51 जो हैं एक तरह से बांग्लादेश में थे भारत के। मतलब 111 जो बांग्लादेश के भूखंड थे उन पर भारत प्रशासन कर रहा था, और जो 51 भारत के भूभाग थे उन पर बांग्लादेश प्रशासन कर रहा था। और हमने एक दूसरे से ये क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया, जिसका था हमने उससे दे दिया और हमारा था वो हमने ले लिया। और इस भूखंड पर रह अगर मान लीजिए कि कोई लोग रह रहे हैं, तो वो स्वतः ही एक तरह से इन देशों की नागरिकता पा जाएंगे, है ना। इन देशों की मतलब हमारे देश की नागरिकता तो एटलीस्ट वो पा जाएंगे। तो ये नागरिकता के संदर्भ में कुछ प्रावधान जो है एक तरह से थे, या है, थे नहीं है। अब दोस्तों एक बात ये आती है कि नागरिकता के संबंध में जो 5 आधार है, और ये 5 आधार जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए हैं। अब प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि इसमें संशोधन कितनी बार हुए हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 5 बार जो है एक तरह से, माफ कीजिए, 6 बार इसमें संशोधन हो गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1986 में और 2003 में जो है जन्म के आधार पर जो नागरिकता दी जा रही थी उसमें संशोधन हुआ। फिर 1992 में वंश के आधार पर जो नागरिकता दी जा रही थी उसमें संशोधन हुआ। और इसके बाद में आप पा रहे हैं कि 2005 में भी संशोधन हुआ, 2015 में संशोधन हुआ, 2019 में भी संशोधन जो है हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। इस टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम एक नज़र घुमा लेते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न है कि भारत में नागरिकता की जो अवधारणा है वो किस देश से प्रेरित है। वो ब्रिटेन से प्रेरित है। भारत में नागरिकता का प्रकार कौन सा है। इकहरी नागरिकता हमारे देश में दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का नागरिक है और भारत का भी नागरिक है और इस तरह से वो किसी राज्य विशेष का और देश विशेष का नागरिक है, ऐसा नहीं है। हम भले ही मध्य प्रदेश क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष के व्यक्ति हों, लेकिन हमारी नागरिकता भारतीय ही है। एकहरी नागरिकता हमारी है, दोहरी नहीं। जैसे अमेरिका में हम बात करते हैं कि वहाँ पर है ना, वहाँ पर अमेरिका की नागरिकता अलग है और स्टेट जो है वहाँ का, राज्य विशेष जो है वहाँ की नागरिकता जो है वो अलग है। इस तरह से व्यक्ति उस राज्य विशेष की और देश विशेष की नागरिकता पा जाता है और वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। हमारे देश में इस तरह का प्रावधान नहीं है। आगे हम बात करते हैं भारत में किस अधिनियम के तहत नागरिकता दी जाती है। दोस्तों 1955 का भारतीय नागरिक अधिनियम आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक अधिनियम में कितनी बार संशोधन हो चुका है। जैसा कि मैंने अभी बात की कि 6 बार हो चुका है। वर्ष आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसे एक बार देखिएगा। भारतीय नागरिकता कितने आधारों पर प्राप्त की जा सकती है। 5 आधारों पर प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता वंचन के कितने और कौन कौन से आधार हैं। 3 आधार यहाँ पर हैं, जैसा कि अभी हमने पिछली बार भी बात की ही, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा प्रश्न बनता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसे है। तो ये अधिकार जो है संसद को है ना। और संसद के अधीन ये कार्य किसे सौंपा गया है। तो ये कार्य जो है गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को भी ध्यान रखेंगे और हमने जो भी मूल अवधारणा व्यक्ति, नागरिक और मानवता के संदर्भ में समझी है, इसे भी आप समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतनी देर धैर्यता के साथ में हमें सुना। थैंक यू वेरी मच।